हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स का थर्ड चैप्टर, सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और सेकेंड चैप्टर में हमने डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम 2 मेथड्स पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और एक है हमारा सेंसस मेथड और दूसरा है सैम्पल मेथड। तो सेंसस और सैम्पल मेथड बेसिकली होते क्या क्या हैं ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या हैं। देखो, सैम्पलिंग मैंने बताया था क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं, सैम्पल मेथड में एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत सारी हमारे जो आइटम्स होते हैं, यूनिवर्स जो है उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लें आइटम्स का, और उसको हम सैम्पल कहते हैं। उसी पर हम स्टडी करते हैं और जो भी कंक्लूजन निकल कर आता है हम उसे जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था कि जैसे जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं, लेट्स से हम चावल लेने जाते हैं, तो हम पूरा बोरी नहीं देखते कि एक एक में कहाँ कहाँ कीड़े हैं या नहीं। हम थोड़ा सा सैंपल लेकर के देखते हैं और फिर हम मतलब अच्छा साफ़ है तो फिर हम सोचते हैं कि ठीक है पूरा साफ़ होगा, हम जनरलाइज कर देते हैं। अब ये जो सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग क्या है, ये तो सैम्पल मेथड था। सैम्पलिंग क्या है कि सैम्पल को सेलेक्ट करना, मतलब हम कहाँ से सैम्पल सेलेक्ट करें, कैसे सैम्पल सेलेक्ट करें, हमें कैसे जो चावल लेने हैं वो किस कोने से उठाएं, कहाँ से उठाएं, कैसे उठाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सैम्पलिंग, कि किस किस तरीके से हम सैम्पल अपना इकट्ठा करें। अब उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और हम इस वीडियो में 6 मेथड्स पूरे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपका देखो रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, तीसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और पांचवा है कोटा सैम्पलिंग, और एक और कौन सा है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये 6 तरह के सैम्पलिंग मेथड्स हैं और इन तरीके से आप सैम्पलिंग कर सकते हो, मतलब अपना सैंपल सेलेक्ट करोगे इन तरीके से, फिर उसके बाद आप उस सैंपल पे स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, और फिर अपना एक जो भी आप कंक्लूजन निकालोगे ना, रिजल्ट, वो आप जनरलाइज कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा है, देखो रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग आप लोगों को नाम से समझ आ रहा होगा। रैंडम क्या होता है, जब हम बिना जाने ही ऐसे ही किसी को कुछ भी उठा लेते हैं। मतलब क्या कहते हैं, हमने क्या किया, मान लो क्लास में से आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो तो आपको किसी टीचर ने बोला कि ऐसा करो, 6th क्लास में से एक बच्चे को बुला ला, तो आप क्या करोगे, रैंडमली किसी को भी बोलोगे, अच्छा भाई तू आजा, मैम ने बुलाया है। तो रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडमली किसी को भी उठा लेना, तो वो आपका सैंपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस मेथड में ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैम्पल। मतलब जितना भी आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब मैंने बताया था ना पूरा, जिस पे आपको स्टडी करनी है, ये पूरा आपका यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें इतने सारे बच्चे हैं, मान लो इतनी सारी आइटम्स हैं एक्चुअली, इन सब पे आपको स्टडी करनी है। अब आप क्या करोगे, इनमें से सैंपल सेलेक्ट करोगे। अब सबको नहीं करना, क्योंकि हम सैंपल मेथड कर रहे हैं तो हमको सैंपल सेलेक्ट करना होगा, इनमें से कुछ लेने होंगे। अब वो कैसे लेंगे, कुछ कितने भी ले सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर हर आइटम का इक्वल चांस होता है, इक्वल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई सा भी आइटम सेलेक्ट आपका हो जाएगा। और ये जो आइटम कह रही हूँ, ये जो क्या कहते हैं आपका सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग वाला मेथड है, ये कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वेरियस आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जब आपके जितने भी आइटम्स हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हो, ये वाला रैंडम सैम्पलिंग वाला मेथड यूज़ करते हो। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो सकता है, लेट अस से आपकी क्लास में ना कोई भी बच्चा एवरेज नहीं है, ना ही कोई डल है, ना कोई पुअर है, मतलब सब ही लोग, सारे ही स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट है। सबके मान लो 10 में से ऐसे ही नंबर आते हैं, 8 9 10 8 9 10, ठीक है, सब इंटेलिजेंट है। तो अब टीचर को क्या करना है, टीचर को ना कुछ बच्चे चाहिए
मतलब अपने क्लास के, आप 11th क्लास में हो तो 11th क्लास के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए कि वो कहीं और जाके कोई मीटिंग है, सेमिनार है, वो अटेंड कर सकें। तो अब टीचर सोचेगा कि भाई मेरे तो सारे ही स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, सब आइडेंटिकल हैं और होमोजीनियस हैं, मतलब मैंने बोला ना सारे आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, सब इंटेलिजेंट हैं। तो वो क्या करेंगे, वो रैंडम सैम्पलिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। वो रैंडमली किसी को भी चूज़ करेंगे। अब किसी के भी चांसेस हो सकते हैं, 30 बच्चे हैं क्लास में तो 30 में से 30 का मतलब चांस हो सकता है, इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाए, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। अब क्योंकि टीचर भी कंफ्यूज कि भाई किसे सेलेक्ट करूं, सभी होशियार है मेरी क्लास में, तो इसीलिए इस टाइम पे आपका रैंडम सैम्पलिंग वाला मेथड यूज़ होता है। और इस मेथड में क्या होता है, ये जो सिलेक्शन हम करते हैं आपके सैंपल के लिए जो आइटम्स हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज़ एंटायरली लेफ्ट टू चांस फैक्टर्स। पूरा का पूरा चांस फैक्टर्स पे ही छोड़ दिया जाता है कि भाई जिसका चांस होगा, अगर उसकी किस्मत हुई तो वो उसको ले जाया जाएगा, नहीं हुई तो नहीं ले जाया जाएगा। तो पूरी चांस की बात है इसमें, ना तो आपके टीचर का यानी कि इन्वेस्टिगेटर का कोई रोल है, ना ही आपके जो यूनिवर्स में आइटम्स हैं उनका कोई रोल है, सिर्फ चांस का रोल है। मतलब कि जिसकी चांस होगी या फिर जिसकी पॉसिबिलिटी होगी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब इसको हम देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है इसका लॉटरी मेथड और एक है आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी क्या होता है, लॉटरी आपको पता ही है, देखो लॉटरी के टिकट्स निकलते हैं, जिसकी किस्मत खुल गई भाई उसके मतलब लॉटरी निकल गई, ठीक है। तो वो क्या है, चांस वाली बात है, सबकी नहीं निकलती और ना ही पता है कि इसी की निकलेगी या फिर इसकी नहीं निकलेगी, किसी की भी निकल सकती है लॉटरी। तो गरीब से गरीब अमीर बन जाता है करोड़पति चुटकियों में, है ना। तो ये लॉटरी मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें हम चिट्स बना लेते हैं, कागज़ पे लिख लिया, जो मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमें इन सारे बच्चों का नाम लिख लिया, 30 के 30 बच्चों का चिट्स लिख ली। अब कोई भी इंसान चिट्स उठाएगा, उसको पहले बॉक्स में शफल करेंगे, फिर चिट्स उठाएंगे, जिसका नाम आया, आपको इतने सैम्पल चाहिए, इतने आइटम्स चाहिए, मान लो 30 में से आपको 5 बच्चे चाहिए थे सिर्फ, तो आप क्या करोगे, 5 चिट्स उठाओगे, जिसका नाम होगा उनको ले जाओगे। तो ये क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग मेथड हो गया, रैंडमली हमने किसी को भी सैम्पल बना लिया अपना, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब ये जो देखो मेथड है ना, ये क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल होता है, ठीक है, पार्शियल बिल्कुल नहीं है, इम्पार्शियल है। मतलब इन्वेस्टिगेटर का तो कोई रोल है नहीं है, वो तो नहीं कह रहा कि भाई मैं जो आगे बच्चे बैठते हैं वही मेरे बहुत चहेते हैं, मैं उन्हें ही लेके जाऊंगा, नहीं, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। या फिर वो ये भी नहीं कह रहा टीचर की जो पीछे बैठते हैं बैक सीट पर, तो बैक बेंचर्स जो है मैं उन्हें नहीं लेके जाऊंगा, वो तो मेरे दुश्मन है, नहीं, उसने ऐसा भी नहीं कहा। वो क्या है, उसने तो रैंडमली कोई भी चिट्स उठा ली, कोई भी आ जाओ भाई, आगे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, बीच में से आ जाओ। तो ये इम्पार्शियल मेथड है। दूसरी चीज़ ये क्या है, इकोनॉमिकल है काफ़ी, मतलब एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, एक पेज खर्च होगा, 1 या 2 पेज, पर्चियाँ बना लो, नाम लिख लो, शफल कर लो बॉक्स में, किसी से भी शफल कर लो और फिर नाम मतलब पर्ची उठा लो, काम ख़त्म। तो ये क्या है, इम्पार्शियल और काफ़ी ही इकोनॉमिकल मेथड कहलाता है। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। देखो मेरिट्स में क्या है, आपका मेरिट्स क्या क्या है, सबसे पहला है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। मैंने जस्ट अभी बताया कि इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायस से एकदम फ्री है, इन्वेस्टिगेटर कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चांस की बात है। दूसरा क्या है, ईच आइटम स्टैंड्स इक्वल चांसेस, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हर आइटम का इक्वल चांस होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि भाई कोई भी आ सकता है सैम्पलिंग में। तीसरा है यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल। अब क्योंकि देखो सारे ही बच्चे एक जैसे, मैंने बताया था ये सब लोग इंटेलिजेंट हैं, अब इनमें से मान लो इतने से भी हमने ले लिए, इतना हिस्सा ले लिया, तो ये सब लोग भी तो इसके जैसे ही होंगे, तो ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको। अगर ये इतने से बच्चे ख़राब होते, मान लो बिल्कुल डल होते, तो ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते आपकी पॉपुलेशन को। पर ये क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, होमोजीनियस है, मैंने यहाँ पे बताया था आइडेंटिकल हैं, तो इसीलिए अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, मैंने आपको बता ही दिया, ईजी है एकदम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले इट डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब देखो माना कि सारे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे हैं, सारे इंटेलिजेंट है, पर हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ भी होती हैं। क्या पता कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मतलब उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है,
कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो ना उसकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, जिस मीटिंग में या फिर जिस सेमिनार में टीचर उसको ले जाना चाह रहा है तो क्या पता वो वहाँ पे जाके कुछ बोल ही ना पाए, गूंगा बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब आप बिल्कुल एकदम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की गारंटी नहीं है कि सारे ही एकदम बिल्कुल कुशल कौशल बच्चे आएंगे, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट। कुछ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ख़राब भी हो सकती हैं। तो क्योंकि हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी हमारे हाथ आ सकता है ना, तो ये इसीलिए इसका एक डीमेरिट होता है। नेक्स्ट है डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स भी होते हैं हर यूनिवर्स में, जैसे मैंने बताया ना, आगे आके के जो बच्चे होते हैं टीचर के लिए हमेशा उनके दिल के करीब होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल आगे बैठे होते हैं उनकी आंखों के सामने। अब इस चक्कर में क्योंकि हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस चक्कर में वो जो इम्पॉर्टेंट बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं इनको इतनी वेटेज नहीं मिलेगा, इनको इतना इम्पॉर्टेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है आगे के कोई भी बच्चे सेलेक्ट ना हो पाए, पीछे के हो जाएं सारे, क्योंकि हम तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसकी कमी है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको थोड़ा निगलेक्ट हो सकते हैं वो निगलेक्ट, ठीक है, चांसेस होते हैं। तो ये हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, सब कुछ रैंडम है मतलब हर चीज़ अपने आप ही हो जाएगी। आपको ना तो आपके इन्वेस्टिगेटर का रोल है, ना आपके आइटम्स का रोल है, ना किसी चीज़ का रोल है, ठीक है, सिर्फ चांस का रोल है, प्रोबेबिलिटी का रोल है। अब बात आती है पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट क्या होता है कि डेलिबरेट जैसे कि हम कोई चीज़ जब जान करके करते हैं, जानबूझ करके, डेलिबरेटली। जैसे मैं जा रही हूँ किसी को, मैं अगर धक्का दे दूँ, गलती से लग गया तो वो अलग है, पर मैं अगर डेलिबरेटली धक्का दूँ, उसको भागते भागते जाऊँ और उसको धक्का दे के चली जाऊँ कंधे से, तो वो डेलिबरेटली मैंने उसको धक्का दिया जान करके। और पर्पसिव क्या होता है, किसी पर्पस से, मतलब वही जानबूझ करके। तो इन दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसे आपको याद रखना है, कुछ हमारा पर्पस होगा, मतलब हम जो करेंगे काम जान करके करेंगे। इसमें तो हमने ऐसे ही कर लिया रैंडमली, कोई जो आया हाथ में उठा लिया, जो बच्चा आया उसको लेके पकड़ के, पर यहाँ पर हम सारी चीज़ें जान करके करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स। इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद से चूज़ करेगा। वो जो 30 बच्चे थे, मैंने मिटा क्यों दिया, ये जो 30 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग में से तो कोई सा भी आ गया भाई, चिट्स के बेसिस पे या किसी भी चीज़ के बेसिस पे। पर इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से चूज़ करेगा कि आपको कौन सा बच्चा चाहिए। मुझे जो बच्चे चाहिए मैं वो उठा करके ले जाऊंगी, मैं कुछ पर्ची वर्ची नहीं बनानी है। तो क्या करेगा, हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। मैं उन बच्चों को ले जाऊंगी उठा करके जो मुझे लगेगा कि ये भाई ये एकदम परफेक्ट हैं, ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे और मेरी ना मतलब वहाँ पे मेरी भी बहुत वाहवाही हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ऐसे बच्चे लूँगी जो कि क्या होंगे, एक हर चीज़ में परफेक्ट होंगे। मतलब अगर क्या कहते हैं, वो सारे इंटेलिजेंट तो हैं ही, पर उसकी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो, वहाँ पे जाके 2 शब्द बोल पाए, उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उसका पर्सनालिटी अच्छी हो। तो ये सारी ही चीज़ें देख करके मैं अपने तरीके से जो मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, जो मुझे सैम्पल आइटम्स चाहिए, मैं उन्हें ले जाऊँगी, ठीक। And it is suitable when some of the items in the universe are of special significance and ought to be included in the sample। अब ये वाला जो आपका मेथड है, ये सूटेबल कहाँ होता है, जब कुछ आइटम्स उनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब जैसे वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि अगर मैं उनको किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में ले जा रही हूँ तो ऑफकोर्स वहाँ बोलना पड़ेगा। तो मैं इंटेलिजेंट तो सारे बच्चे हैं, पर मैं उस इंटेलिजेंट बच्चे को लेकर के जाऊंगी जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो डिबेट्स वगैरह में अच्छे से पार्टिसिपेट करता होगा, या फिर जिसका मतलब वोकेबलरी अच्छी है, इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्पेशली सिग्निफिकेंट जो होगा, मैं उस बच्चे को ले जाऊँगी अपने साथ एंड ought to be included in the sample। और वही बच्चा मतलब जिसको सैम्पल में इंक्लूड करना ही चाहिए, उस बच्चे को ले जाऊंगी। अब ये वाला जो मेथड है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके देखो मेरिट्स ये हैं, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द विच, वही एक यही वाली बात की, इसमें हम ईजीली उन बच्चों को उन आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि स्पेशल सिग्निफिकेंस के होते हैं। पर इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। पर इसमें हम अपनी तरीके से अपनी मर्ज़ी से सब काम कर रहे हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं ईजिली।
इसमें क्या है, सिलेक्शन कैन बी डेलिबरेटली ट्यून्ड टू द पर्पस ऑफ स्टडी। अब जो स्टडी का पर्पस है, जिस पर्पस से हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डेलिबरेटली चूज़ कर सकते हैं अपना आइटम। ठीक है, मतलब अगर मुझे सेमिनार के लिए ले जाना तो मैं इन बच्चों को ले जाऊंगी, या फिर अगर मुझे चाहिए कि क्या कहते हैं वो बच्चे जो फुटबॉल अच्छा खेलते हों तो मैं उन इंटेलिजेंट बच्चों को ले जाऊंगी, जैसे कि जिसकी हाइट अच्छी होगी तो वो थोड़ा अच्छा खेल पाएंगे, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव होंगे उनको ले जाऊंगी। तो इस तरीके से हम डेलिबरेटली ट्यून कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने सैम्पल आइटम्स। ये क्या है, वेरी सिंपल टेक्निक है सिलेक्शन की, मतलब इजीली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। मेरा मन, अच्छा तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको ले गई मैं, ठीक है, बस ये काम ख़त्म। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, देखो डीमेरिट्स क्या है, इसमें पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। क्यों होती है, ये तो हम कर ही रहे हैं, पर्सनल बायस तो हम कर ही रहे हैं। मेरा जिसका मन है मैं उसको ले जा रही हूँ, मैंने इंटेलिजेंट तो सारे बच्चे हैं, पर मैं सेमिनार के लिए उसी को ले गई जो इंग्लिश में बहुत एकदम इंग्लिश में ही बोलता है, इंग्लिश, ठीक है, तो फ्लुएंट बोलता है एकदम इंग्लिश, या फिर उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है। मैंने बाकी बच्चों को तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो पर्सनल बायस ही तो हुआ। तो मैंने ऐसा तो नहीं आंख बंद करके मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया, उसके ऊपर हाथ रख दिया, जो तुम आ जाओ, नहीं, मैंने किसी अपने मन से किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये इसमें पर्सनल बायस आ जाता है। साथ ही साथ क्योंकि पर्सनल बायस आ गया तो ऑफ कोर्स उस चीज़ की जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी कि मतलब जैसे कि सपोज़ किसी स्कूल की प्रिंसिपल है, उसको ये जानना है कि क्लास 11th में कितने मतलब जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से फ़ुटबॉल खेल पाते हैं। अब वो पूरे के पूरे 50 बच्चों को फुटबॉल खिलवा के नहीं देखेगी, वो क्या करेंगी कि कुछ बच्चे आ जाओ, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम खेल के दिखाओ, मैं सोचूँ अगर तुम लोग अच्छा खेलोगे तो मैं सोचूंगी कि सारे अच्छा खेलते हैं, मतलब सैम्पल से जनरलाइज कर देंगी, और अगर नहीं खेलोगे तो नहीं खेलते हैं। तो टीचर ने, उसका जो क्लास टीचर था 11th का, उसने क्या किया, अच्छे बच्चे छांट लिए जो बढ़िया खेल सकते हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सुपर एक्टिव, तो अब वो अच्छा खेल गए, ठीक है। तो फिर बाकी के भले ही उनमें से 50 में से मान लो 10 बच्चे सैम्पल के सिलेक्ट किए और उनमें से 30 नहीं खेल पाते, बचे हुए 40 में से 30 नहीं खेल पाते, तो क्या होगा, ये मतलब गलत रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स की कोई रिलायबिलिटी नहीं रहेगी, क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, पर्सनल बायस की वजह से रिलायबिलिटी लूज़ कर देता है अपना ये जो सैम्पल के जो रिजल्ट्स आते हैं स्टडी के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग में, और ये वाला आपका क्या था, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो थर्ड सैम्पलिंग मेथड है वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसको हम मिक्स्ड सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वाला मेथड है आपका, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर मिक्स्ड सैम्पलिंग कह लो, तो ये कब यूज़ किया जाता है, ये स्पेशली तब यूज़ किया जाता है फिर उन सिचुएशंस के लिए सूटेबल है जहाँ पर आपका जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में बहुत सारे आइटम्स होंगे आपके, तो उन सभी आइटम्स की ना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हों। जैसे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था अभी रैंडम और पर्पसिव सैम्पलिंग, उसमें क्या था, जो आपका यूनिवर्स के आइटम्स थे वो होमोजीनियस थे, आइडेंटिकल थे, ठीक है, पर इसमें क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, या फिर उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होंगे। तो अलग अलग ग्रुप में हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं, स्ट्रेटा मतलब क्या होता है, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। स्ट्रेटा एक प्लूरल वर्ड है, इसको सिंगुलर मत समझना, इसका सिंगुलर होता है स्ट्रेटम, STRATUM, स्ट्रेटम। तो स्ट्रेटा का स्ट्रेटाज मत कर देना, स्ट्रेटा अपने आप में प्लूरल है, वो इसका सिंगुलर वर्ड होता है स्ट्रेटम। तो ये जो पॉपुलेशन है, हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटा में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस मेथड में बेसिकली होता क्या है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड। मतलब जैसे कि मान लो ये आपका पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें इतने सारे लोग हैं, ठीक है, अब इनमें से हमने ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया सबको। जैसे कि हाँ, आपके स्कूल में होता होगा ना, आपके हाउस होते हैं, जैसे रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस। तो मान लो हर क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चों को, इसमें क्या है, सिर्फ 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। टोटल बच्चे हैं लेट अस से 70 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे कि यह हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 15, यहाँ पे आ गए आपके 5, कितना हो गया 20 40, ये हो गया आपका 30। तो ये हो गया आपका येलो हाउस, ये ब्लू हाउस, ये ग्रीन हाउस, ये रेड हाउस। तो अलग अलग 4 हमने ग्रुप्स में 4 स्ट्रेटा में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। और ये जो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं ये 4, तो इन चारों ग्रुप्स में से हम थोड़े थोड़े बच्चे ले लेंगे, उसका सैंपल बना देंगे। तो इससे क्या होगा, एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड, मतलब पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसको रिप्रेजेंट करेगा वो सैंपल। क्योंकि उस सैंपल में कुछ येलो हाउस के भी बच्चे होंगे, कुछ ब्लू के, कुछ ग्रीन के, कुछ रेड के। तो क्या है, यूनिवर्स को पूरी तरह मतलब आपका रिप्रेजेंट करेगा वो सैंपल। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। तो क्या करना होता है, यूनिवर्स में से कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ग्रुप्स बना दो और उन ग्रुप्स में से एक सैंपल लो। वो सैंपल पूरी तरह रिप्रेजेंट करेगा आपके यूनिवर्स को या पॉपुलेशन को, राइट। अब ये जो आइटम्स का सिलेक्शन हमें करना है, ये प्रोपोर्शनलेटली भी हो सकता है या अनप्रोपोर्शनेटली भी हो सकता है। ये कैसे करना है हमको, मतलब जैसे कि हमने ये किया था, ठीक है। अब हमने सही इसमें से जब हम वो लेंगे, अपने सैंपल निकालेंगे, तो ऐसा ये मतलब हमारे ऊपर है कि हम इस 20 वाले ग्रुप में से कितने बच्चे लें और 5 वाले ग्रुप में से कितने बच्चे लें। अब अगर देखो मैं कहूँ कि हर ग्रुप में से 6 बच्चे लेने हैं, तो इसमें तो 6 बच्चे हैं भी नहीं पूरे, इसमें से कहाँ से ले लेंगे, इसमें तो 5 ही बच्चे हैं। तो फिर ये क्या हो सकता है, ये जो सिलेक्शन है इसको हम प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हैं, अनप्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, जो भी मैंने बताया, मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स्ड सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं इसको, मिक्स्ड मतलब ये 2 अलग अलग मेथड्स का मिक्सचर है, जो हमने जस्ट अभी इससे पहले पढ़े थे। एक आपका रैंडम और एक पर्पसिव। रैंडम में हम रैंडमली उठा लेते हैं, पर्पसिव में हम ऐसे ढूंढ के ये बच्चा, वो बच्चा, ये अच्छा है, इसको ऐसे पर्पसिवली मतलब जान करके उठाते हैं। तो इस मेथड में दोनों का यूज़ हो सकता है, मतलब होता है। कैसे होता है, ये जो डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन किया है ना हमने अभी, ये 4 डिविजन्स करे हैं, ये तो हम पर्पसिवली करते हैं कि भाई इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, ठीक है, हमें पता है। पर इनमें से जो सिलेक्शन करेंगे वो हम रैंडमली कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस 20 में से 10 बच्चे ले लूँ, इस 15 में से 5 बच्चे ले लूँ, इस 5 में से 1 बच्चा ले लूँ और 30 में से 4 बच्चे ले लूँ। तो क्या है, ये मैंने रैंडमली कर लिया। कोई भी इसमें से 20 में से 10 आ जाओ उठ करके, इनमें से 5 आ जाओ, इसमें से कोई भी 1 आ जाओ, 30 में से 4 कोई भी उठ के आ जाओ। तो ये अपने आप रैंडमली मैंने कर लिया सिलेक्शन। पर ये जो ग्रुप्स में मैंने किया था, मतलब डिवीज़न किया था, वो पर्पसिवली किया था, ठीक है। तो इसीलिए पर्पसिव मेथड और जो आपका कौन सा रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड कहते हैं। और स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसे इस मेथड में पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है इसके मेरिट्स की। मेरिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। मतलब जब हम सैंपल हमने बना लिया, ये 10 बच्चों को मिला के 4, 1, 5, तो कितने हो गए 14, 15 और 20। तो ये जो 20 बच्चों का सैंपल बना, इसमें क्या है, इस यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से हैं। मतलब येलो हाउस के भी बच्चे हैं, ग्रीन के भी, ब्लू के भी, रेड के भी। तो ये अच्छे से मतलब क्या कहते हैं, कवर कर रहा है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। दूसरा आता है, इससे क्या हो सकता है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम सारे डेटा का। ये जो हमने 20 बच्चों का सैंपल सेलेक्ट किया है, इससे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई अरे जो आपका ग्रीन हाउस है उसमें तो कम बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे रेड हाउस में हैं, या फिर और भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक कंपैरिजन कर सकते हैं सारे स्ट्रेटा के बीच में, और हमको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स हैं। तीसरा क्या है, इट ऑफर्स रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स। अब क्योंकि इसमें कुछ काम पर्पसिवली भी हो रहा है, कुछ काम रैंडमली भी हो रहा है, तो ये अच्छे खासे हमको रिजल्ट देता है, ठीक है, मीनिंगफुल और रिलायबल, और मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स क्या क्या है, इसका ना लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप क्यों है, क्योंकि लिमिटेड स्कोप आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब हो सकता है कि हम ये जो बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है,
ठीक है। तो इससे ना उनके बारे में हमको कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये जो हमने 20 सैंपल सेलेक्ट करे हैं इनके बारे में, इनके ऊपर हमें स्टडी करनी होगी, तभी तो सैंपल सेलेक्ट किया है। तो इनके बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा नहीं है, तो इस तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते उस केस में ये वाले मेथड को, और इसीलिए इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो हमने ये जो इसमें से मतलब आपका सैम्पल के लिए जो आइटम्स निकाले थे हर स्ट्रेटा में से, उसमें हमने क्या किया था, रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया था, मतलब रैंडमली निकाल लिए थे। पर जब हमने ग्रुप्स बनाए थे अलग अलग, मतलब क्लासिफिकेशन किया था ग्रुप्स में, तब हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था, पर्पसिवली। तो जब हम पर्पसिवली कोई काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें पर्सनल बायस इंक्लूड होना ऑब्वियस है, तो पर्सनल बायस के चांसेस थोड़े से होते हैं इस वाले मेथड में। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका डीमेरिट कि इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज साइज्ड पॉपुलेशन। ये सिर्फ लार्ज साइज पॉपुलेशन के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि देखो छोटे से छोटा पॉपुलेशन होगा साइज़ का। मान लो ये जो 70 साइज़ है, 70 लोग हैं, लेट अस से कि बस 4 लोगों का पॉपुलेशन है। अब इसको मैं क्या ही ग्रुप में डिवाइड करूँगी, किस बेसिस पर हो सकता है, मतलब इतनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो अलग अलग, क्योंकि इसमें तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तो डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या पता इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना हों अलग अलग, सब एक जैसे ही हों ऑलमोस्ट। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है स्मॉल साइज्ड पॉपुलेशन के लिए इस मेथड को यूज़ करना, इसीलिए इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर लार्ज साइज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड या फिर मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक मतलब क्या है, देखो हर काम एकदम सिस्टम से, तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से करना, ठीक है, सिस्टमैटिकली। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझ लो। सबसे पहले मान लो ये बच्चों की लाइन है कोई, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ये इतने सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब मुझे इनमें से क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है कि इस मतलब इन बच्चों में से कुछ ही बच्चे होंगे जो मान लो कि क्या कहते हैं ट्रिप पर जाएंगे, ठीक है, कुछ ही बच्चे होंगे ट्रिप पर जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इस सिस्टमैटिक मेथड को अगर यूज़ कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबको पहले अरेंज करूँगी एक ऑर्डर में, ठीक है, और वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, सबको अरेंज करूँगी और हर एक nth आइटम, कौन सा आइटम, nth आइटम उठा लूँगी और उससे सैंपल बना दूँगी, ठीक है। अब nth आइटम कौन सा हो सकता है, जैसे वो 5th आइटम भी हो सकता है, 4th, 10th, 8th, तो मतलब हर 8वां बच्चा, हर 10वां बच्चा, हर 5वां बच्चा, मान लो मैंने बोला हर 3rd बच्चे को मैं लेके जा रही हूँ सैंपल के लिए, ठीक। तो 1 2 3 यानी कि ये वाला, फिर 1 2 3 ये वाला, फिर 1 2 3 ये ऐसे कर करके कुल मिला करके फिर ये जो कितने बच्चे हो गए, 5, इनका मैं सैंपल बना दूंगी। तो ये क्या हुआ, एक रैंडम सैम्पलिंग जैसा ही मेथड होगा। रैंडमली हमने किसी को भी, हर तीसरा बच्चा, हमें नहीं पता वो तीसरा बच्चा कौन है, क्या है भी या नहीं, पर हमने रैंडमली बोल दिया कि हर तीसरे बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो वो सेलेक्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन या फिर आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। या तो आप उनको न्यूमेरिकली अरेंज्ड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर जियोग्राफिकली, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि हमारे जब स्कूल में अटेंडेंस भी होती थी, आपके अब जब अटेंडेंस होती है तो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली नेम्स आपके बोलती होगी टीचर। तो इसी तरीके से वो बोले कि अब मैं जो नाम बोल रही हूँ उसमें हर चौथा बच्चा फटाफट से खड़े हो जाए और तुम लोगों को एज अ सैम्पल मैं क्या कहते हैं सेलेक्ट कर रही हूँ, तुम लोगों को जाना है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में, कुछ काम से बुलाया वगैरह वगैरह। तो ये क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड का ही एक शॉर्टकट है। इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। और इसमें हम क्या करते हैं, एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम्स इज सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम, हर nth आइटम। तो ये काम हम थोड़ा सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और इसीलिए हम इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, ये बहुत ही छोटू सा आपका मेथड है। इसमें क्या है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, सबको नज़र आ रहा है, साथ ही साथ देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं हर तीसरा बच्चा सेलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि उस तीसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है। हो सकता है किसी बच्चे से मेरी थोड़ी पर्सनल दुश्मनी हो, किसी ने ज़्यादा बहस कर ली हो, पर मुझे नहीं पता कि वो उस 3rd पोजीशन पे है या नहीं, तो इसमें मेरा पर्सनल बायस ज़रा भी इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या हैं आपके,
एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ कोर्स, क्योंकि हर तीसरा आइटम जब मैं मतलब उठा रही हूँ तो ये जो बीच बीच के दो रह गए इनका तो कोई चांस ही नहीं आएगा, तो इसीलिए इसमें कुछ आइटम्स इग्नोर हो जाते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं। तो और आपका लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर होमोजीनियस देन दिस मेथड सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस। मतलब अगर सारे ही आइटम्स आपके एक जैसे होंगे, ठीक है, सारे ही आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, होमोजीनियस होंगे, तो इस मेथड का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो आप क्या कर सकते हो, फिर तो आप पर्पसिव या रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था कि चिट्स बना के उठा लिया या फिर पर्पसिवली किसी को उठा लिया। तो इसीलिए यहाँ पे ना थोड़े हेट्रोजीनियस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसकी तरह, ठीक है। तो ये थे आपके दो और मेथड्स। अब इसके बाद आपके दो मेथड्स और बचे हैं, आपका कोटा और कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा फिफ्थ आपका सैम्पलिंग मेथड क्या है, कोटा सैम्पलिंग। कोटा मतलब क्या होता है, कोटा मीन्स रिजर्वेशन, मतलब कुछ अमाउंट फिक्स्ड रहता है, ठीक है। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन देखते हैं ना, तो क्या होता है कि किसी कुछ कैटेगरीज जो होती हैं उनका कोटा होता है, उनका रिजर्वेशन होता है, मतलब इतना परसेंटेज तो उनको उस कैटेगरी से लेना ही लेना है। तो ये क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में क्या है, पॉपुलेशन को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनके हर ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। अब इसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमने किस बेसिस पे किया था, हाउसेस के बेसिस पे, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो, राइट। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है इसको हमने 4 ग्रुप्स में बांट दिया, ये 4 ग्रुप्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज फिक्स्ड, मतलब कि हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है कि इस यूनिवर्स में से ग्रीन हाउस में इतना परसेंटेज तो लेना है। मान लो अगर 70 लोग हैं यहाँ पे, 70 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने फिक्स कर दिया कि ग्रीन हाउस में 5% या फिर क्या कहते हैं 2% लोग तो आएंगे ही आएंगे। 70 का 2% निकालो, उतने बच्चे ग्रीन हाउस में आएंगे। मैंने ये फिक्स कर दिया है कि 20%, 70 का 20% रेड हाउस में आएगा। तो 70 का 20% कितना हो गया, जैसे कि आपका 14, ठीक है। तो 14 बच्चे रेड हाउस में आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रुप्स में भी रिजर्वेशन यानी कि कोटा दे देंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद जब हम इन ग्रुप्स में से सैंपल इकट्ठा करेंगे, सैंपल के लिए बच्चे निकालेंगे, उसमें भी फिक्स है कि ग्रीन हाउस से हमको 10% बच्चे तो लेने ही लेने हैं, ब्लू हाउस से हमको 15% बच्चे लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ में कोटा होता है, ठीक है। सम कोटा ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, जो आइटम सेलेक्ट करने हैं एज अ सैम्पल इज़ फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप, हर ग्रुप के लिए एक अमाउंट या फिर एक परसेंटेज फिक्स है, ठीक है। कोटा है हर आइटम का, मतलब कुछ आइटम्स का, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स द फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम अ सैम्पल। अब फिर हमने इतने इतने बच्चे निकाल लिए, ये तो सब फिक्स्ड था कि भाई इतने तो आने ही आने हैं, तो इन चारों को मिला के क्या करेंगे, हम सैम्पल बना देंगे, राइट। अब ये जो आपका कोटा सैम्पलिंग वाला मेथड है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है, इसमें कोई आपका पैसे वैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, साधा सिंपल सा है, टिकाऊ। पर ये हाईली बायस्ड होता है। क्यों हाईली बायस्ड है, देखो हर चीज़ तो फिक्स्ड है यहाँ पे। अब हर इंसान, मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आइटम्स का तो कोटा है, रिजर्वेशन है, उन्हें तो पता ही है हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर बायसनेस तो शो हो ही रही है पूरी, और बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हाईली बायस्ड सैम्पलिंग मेथड कहलाता है, कौन सा, कोटा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन है। साथ ही साथ क्योंकि ये मतलब आपका बायसनेस शो करता है, इसमें बायसनेस होती है, इसीलिए ये लेस रिलायबल आपको रिजल्ट्स देता है, बहुत ही कम से कम लीस्ट रिलायबल, आई शुड से लीस्ट रिलायबल रिजल्ट्स देता है। मतलब बहुत ही, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती है उनकी, एक्यूरेट नहीं होते, तो एकदम बेकार रिजल्ट्स मिलते हैं हमको। अब बात आती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। कन्वीनियंस से क्या समझ आता है, कन्वीनियंस जैसे हम कहते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना, तुमको जैसे आना हो आ जाना, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार, अपना आराम देखते हुए, हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करते हैं, सैम्पलिंग इज़ डन एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। उसको जैसे मन करेगा, मतलब उसका ना 1 रुपया खर्च हो, ना ही उसको थोड़ा सा चलना पड़ जाए, ना ही वो थक जाए, ना ही उसको बोलना पड़े, अपने आराम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार वो क्या करेगा, सैम्पलिंग
करेगा। तो इसीलिए ये क्या है, एकदम सिंपलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव माना जाता है मेथड। सिंपलेस्ट तो है ही, कुछ भी जैसे भी कर लो भाई, जैसे सैम्पलिंग करनी है वैसे कर लो, कोई सा भी तुम मेथड यूज़ कर लो। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये कन्वीनियंस मेथड कहलाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, और साथ ही सिंपलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। और उसके अलावा ये अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल भी होता है। अनसाइंटिफिक क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, कोई एक पर्टिकुलर मेथड भी फॉलो नहीं कर रहे हैं कि भाई चिट्स उठानी है या फिर हर nth बच्चा लेना है या फिर इन बच्चों को लेना है, हम इसमें कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है और ये अनरिलायबल रिजल्ट्स तो देगा ही। ऑब्वियस है, अपने अनुसार कर रहे हो तुम, मतलब तो फिर ऑब्वियस है अनरिलायबल रिजल्ट्स ही हमको देता है। तो यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं 6 आपके सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहला कौन सा था, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। दूसरा था पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग मेथड। तीसरा था आपका स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड। चौथा था आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, और ये कोटा सैम्पलिंग मेथड और कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, ये 6 पूरे सैम्पलिंग मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। अब बात आती है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स की। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम सैम्पल यूज़ करें, मतलब सैम्पल चूज़ करेंगे, ये जो मेथड्स हमने किसके लिए पढ़े हैं कि सैम्पल कैसे चूज़ करना है। अब जब हम सैम्पल चूज़ करेंगे तो रिलायबिलिटी का देखो मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी, ओके, रिलायबिलिटी मीन्स दैट universe is completely represented by the सैम्पल। मतलब वो जो सैम्पल हमने सेलेक्ट किया है इन मेथड्स के थ्रू, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ करके जो भी हमने सैम्पल यूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करे आपके यूनिवर्स को। ये जो सैम्पल हमने सेलेक्ट करे हैं 4, ये इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करें अच्छे से, तो वही उसी केस में जो आपका मतलब सैम्पल है वो रिलायबल माना जाएगा और सैम्पलिंग मेथड की रिलायबिलिटी एकदम बढ़िया होगी। अब जो रिलायबिलिटी होती है वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स क्या हैं, देखो सबसे पहला फैक्टर है आपका साइज़ ऑफ द सैम्पल, फिर है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, बेसिस ऑफ बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स और ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। सबसे पहला आता है साइज़ ऑफ द सैम्पल। जितना साइज़ छोटा होगा उतना आपको सैम्पल अच्छा या फिर रिलायबल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आप नहीं देख पाओगे कि भाई मतलब जैसे मतलब 4 लोग हैं, लेट अस से आपका यूनिवर्स 4 लोगों का है, पॉपुलेशन 4 है, अब इसमें से आपको सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो आप कितनों को लोगे कितनों को नहीं लोगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, सैम्पल साइज़ पॉपुलेशन साइज़ शुड बी लार्ज, तो जिससे कि जो हमारा सैम्पल होगा ना वो रिलायबल मिलेगा हमको। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम हर जगह पर रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते कि रैंडमली किसी को भी उठा लिया, और या फिर हर जगह पर हम पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके मतलब सबके डीमेरिट्स भी हैं कुछ ना कुछ। तो हमको अपना जो नेचर ऑफ स्टडी है, किस बारे में हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमको सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अब हमने एक जगह कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर लिया तो उसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। ये तो भाई बहुत ही मतलब इररिलेवेंट सा मेथड लगा मुझे, काफ़ी अनसाइंटिफिक है, अनरिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसीलिए हर जगह पर हम हर कोई सैम्पलिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते, और चॉइस ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एन्यूमरेटर्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एन्यूमरेटर्स हमने पढ़ा ही है, तो हमने ये अभी मेथड्स में भी पढ़ लिया कि बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिसमें बायसनेस होती है। तो उस बायसनेस की वजह से हमको अनरिलायबल और बिल्कुल ही एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी स्टडी सफ़र करेगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो एन्यूमरेटर्स हैं हमारे, जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या फिर वो बायस नहीं होने चाहिए। और लास्ट आपका क्या है, ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर कौन होते हैं वैसे तो, जो इन्वेस्टिगेटर्स की जगह मतलब एम्प्लॉयड होते हैं और उनको हम क्या बोल देते हैं कि तुम मेरी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करो।
तो एन्यूमरेटर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है, हमने पढ़ा था, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अच्छी खासी। अब उनकी अगर ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई है, प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे लोगों को टैकल करना है, कैसे सैंपल सेलेक्ट करना है, तो इससे एन्यूमरेटर का तो कुछ नहीं जाएगा, पर वो जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन जिसने करनी है, उसकी स्टडी सफ़र होगी। तो इसीलिए एन्यूमरेटर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हम अच्छे से अच्छा सैंपल सेलेक्ट कर सकें और फिर अच्छे से हमारी स्टडी हो सके। तो ये थे आपके कुछ 4 पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स ये इस पर डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग और साथ ही साथ रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। इसके बाद एक और वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें हम सेंसस और सैम्पलिंग सैम्पल मेथड का एक कंपैरेटिव लुक देखेंगे, दोनों के बीच का कंपैरिजन, और साथ ही साथ 1-2 टॉपिक्स और हैं, एरर्स वगैरह आई गेस। तो वो सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और इसी के साथ आपका वीडियो ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.